हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल एक्सप्लेन। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और आप हमेशा की तरह मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की वीडियो में बेटा आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं क्लास 12 के एनसीईआरटी के टॉप 100 बेस्ट क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन। पहले पार्ट में हमने देखा है भाई साहब रिलेशन फंक्शन के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे दिखे हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे जितने भी क्वेश्चंस कवर हो पाएंगे सेकंड पार्ट में वो सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। और ये सीरीज बेटा पार्ट में इसीलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि देखो मैं एक पार्ट में बना दूंगा, उसमें शायद हो सकता है 6 या 7 घंटे की वीडियो बन जाए। तो मैं चाहता हूं कि आप पार्ट वाइज चीजों को करो, और जब बेटा पार्ट वाइज चीजों को हम करते हैं ना तो हमारे दिमाग में ज्यादा लंबे टाइम तक रिटेन रह पाती हैं। तो यही एक कारण है आपको चीजें पार्ट वाइज प्रोवाइड कराने का मेरे छोटे भाई, क्योंकि आप चीजों को पार्ट वाइज करो और अच्छे तरीके से देख पाओ। पहला चैप्टर स्प्लिट करा है मैंने क्योंकि पहला चैप्टर अपने आप में अलग है। अब सेकंड चैप्टर आपका आईटीएफ है जो कि सिंपल चैप्टर है। इसमें कोशिश करेंगे आपके मैट्रिक्स के क्वेश्चन भी आ जाए, डिटरमिनेंट के भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर अप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन चीजें आपकी पार्ट वाइज बहुत बेस्ट तरीका होता है बेटा, ठीक है ना। सवाल देखते हैं। सवाल है आपके सामने tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। इसकी हमें क्या बतानी है? वैल्यू बतानी है। वैल्यू देखो tan इनवर्स 1 आपको याद हो, tan इनवर्स 1 कितना होता है? tan इनवर्स 1 निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो 1 होती है मेरे भाई वो वैल्यू किसकी होती है? 1 वैल्यू जो होती है बेटा किसकी होती है? π/4 की होती है। अब यहां आपने एक और आइडेंटिटी पढ़ी होगी, cos इनवर्स माइनस एक्स जो होता है, cos इनवर्स माइनस 1 इक्वल होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स के इक्वल होता है मेरे छोटे भाई। और यहां पर हम साइन इनवर्स माइनस एक्स यूज करने वाले हैं, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स यूज इक्वल होता है बेटा माइनस के साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। क्लियर है? तो ये दोनों चीजें हमें छोटी छोटी चीजें याद होनी चाहिए। और मैं आपसे बोल रहा हूं ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटीएफ से इसी तरीके के सवाल वो आपसे पूछ सकता है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो सवाल दे रखा है। अब देखो मैं इस वाली प्रॉपर्टी से क्या लिख सकता हूं? इस वाली प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या लिखा? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखा। तो मैं कॉस इनवर्स माइनस 1/2 को लिख सकता हूं बेटा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स माइनस 1/2 को आगे ले लो तो कितना आ जाएगा? माइनस के साइन इनवर्स 1/2, माइनस के साइन इनवर्स 1/2। तो ये 10 से 10 बेटा कैंसिल आउट हो गया, ये π/4 हुआ। अब ये पाई माइनस छोटे देख कॉस इनवर्स 1/2 और ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा कॉस π/3। अब छोटी मोटी मार्क कुटाई करनी है, पहले इसको सॉल्व करना है भाई बस। ये कॉस π/3 होता है माइनस साइन इनवर्स, ये कितना आ जाएगा बेटा? साइन π/6 आ जाएगा। तो यहां से π/4 प्लस पाई माइनस कितना आएगा? ये π/3 माइनस कितना आ जाएगा? π/6। तो सॉल्व करोगे π/4 प्लस π/3 माइनस π/6 आपका π/2 हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। और पाई माइनस π/2 कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा आपका π/2। तो सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर कितना दिखेगा? 3π/4 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये हो सकता है आपके एग्जाम्स में 2 नंबर में भी पूछा था, इस क्वेश्चन के पूछने के चांसेस 2 नंबर के ज्यादा हैं। तो तैयार करिए इस सवाल को। और मैं चाहता हूं कि आपको भाई साहब कोशिश कर रहा हूं जल्दी से जल्दी आपको टॉप 100 बेस्ट क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड करा दी जाए, जिससे आपके जो भी प्री बोर्ड आने वाले हैं आपके दिसंबर मंथ में वो तगड़े तरीके से आप दे पाओ। ये आपको करना है मेरे भाई, मन लगा के करो, उखाड़ देंगे भाई बोर्ड एग्जाम 2025 वाला, इस बात का मेरा भरोसा करो, ठीक है। चलिए साहब, उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। साहब ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कराने के लिए बोल के जाता है सवाल कि इस क्वेश्चन को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कराना है। तो और मैंने आपको एक वीडियो भी बनाई है, टॉप 10 या टॉप चैप्टर जो स्कोरिंग हो सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए लेके वो मैंने उसके लिए वीडियो बनाई है। अगर आपका लग रहा है कि चीजें नहीं हो पा रही प्री बोर्ड एग्जाम्स में, तो एटलीस्ट आप अपने प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए वो चैप्टर जरूर करके जाइए। उसके बाद प्री बोर्ड एग्जाम्स के बाद उन जो चैप्टर रह गए हैं आप उनकी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो भाई साहब, ठीक है। लेकिन जो भी आपका प्री बोर्ड एग्जाम है उसे पूरा दम लगा के दो, जितना भी आप दे सकते हो भाई साहब। सवाल देखो, ये आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कराना चाह रहा है मेरे भाई। क्वेश्चंस देखो, हमारे पास आइडिया होता है कि कॉस के साथ जब भी 1 होता है, कॉस के साथ जब भी 1 प्लस होके आता है तो हमारी प्रायोरिटी होती है इस 1 को क्या करना है बेटा? कैंसिल आउट। जब भी बेटा हम इस 1 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस देखो हमें आइडेंटिटी याद होनी चाहिए cos 2x वाली भाई, ये आइडेंटिटी हमें याद होनी चाहिए cos 2x वाली। तो ये हो जाएगा 1 प्लस के 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। क्लियर है साहब? यहां तक बात समझ में आई आपके? ये देखो इससे फायदा क्या होगा, ये 1 से 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। और यहां पे थोड़ा सॉल्व करने के बाद मेरे प्यारे भाई लड्डू, ये कितना आ जाएगा? 1 से अंदर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर x/2 ओवर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर x/2 आपका ये हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां से बेटा ये वन आपस में क्या हो जाएगा आपका? ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तब आपको क्या दिखेगा?
तब आपको दिखेगा यहां से 2 sin² x/2 अपॉन 2 cos² x/2। ये 2 से ये 2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया। जब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो यहां से कितना दिखेगा बेटा, ये बचेगा 2, ये हो जाएगा sin² x/2 अपॉन cos² x/2, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा tan² x/2। और यही मैं चाहता हूं कि आपको बेसिक बेसिक चीजें इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि गणित में ना बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना आपका बेसिक बेटा अच्छा होगा उतनी ही चीजें आपके जल्दी और तेजी से समझ में आती हैं। ये गणित का लॉजिक होता है भाई, इसमें ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है कि भैया क्या हो गया। बेसिक बेसिक जो आप 10th 12th 11th से पढ़ के आ रहे हो, 10 से पढ़ के आ रहे हो, वही यूज हो रहा है इस सवाल में, और कुछ बेटा यूज नहीं हो रहा। तो ये tan² x/2 हो गया। ये tan² x/2 कितना लिखा जा सकता है, ये आपका लिखा जा सकता है tan x/2। ये tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से क्या दिखेगा, यहां से दिखेगा x/2। ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है ITF से, क्योंकि चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है। एक नंबर से आपको ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जा सकता है, और 2 नंबर में आपसे जो आपके शॉर्ट टाइप आंसर आते हैं वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल है, एनसीईआरटी का बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। आपके लिए मैं 2 क्वेश्चन लाया हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आ सकते हैं आपके पेपर एग्जाम में। यहां पे आपसे वो पूछ सकता है बेटा प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ रेंज के रिगार्डिंग क्वेश्चन दे रखा है cos इनवर्स cos 7π/6 और tan इनवर्स tan 3π/4। इस तरीके के सवाल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई। ये देखो, ये cos इनवर्स cos 7π/6 है, आपको याद होना चाहिए ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल है ना, ये इसकी रेंज में होना चाहिए। किसकी रेंज में होना चाहिए, रेंज में, तभी ये cos और cos इनवर्स एक दूसरे को क्या कर पाते हैं बेटा, कैंसिल कर पाते हैं। बात ध्यान रखना, जैसे अभी तक अगर मैं आपके सामने बात लिखूं, जैसे लिख दिया tan इनवर्स, अभी जैसे सवाल आपने देखा था tan इनवर्स 1, ये 1 किसकी वैल्यू होती है, ये 1 वैल्यू होती है बेटा tan π/4 की। ठीक है, तो हम ये tan से tan रिमूव बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो π/4 होता है वो tan इनवर्स की किसमें आता है बेटा, रेंज। अब रेंज और डोमेन का तुम्हें तगड़ा खेल करना आना चाहिए, दोनों की दोनों रेंज और डोमेन आपके दिमाग में होने चाहिए अच्छे तरीके से, तभी बहुत तगड़े तरीके से क्वेश्चन को आप टैकल कर पाओगे ITF के बेटा। नॉर्मल चैप्टर है, बड़े आराम से सरका देते इस चैप्टर में 3 नंबर हम बड़े आसानी से। ठीक है, और पे क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को 100% ठोक के आते हैं बेटा पेपर में। ठीक है, अब सवाल देखो, ये सवाल आपको दे रखा है, ये cos इनवर्स cos 7π/6। अब cos इनवर्स की रेंज होती है बेटा 0 से पाई, 0 से पाई, लेकिन जो 7π/6 है वो पाई से क्या है, ज्यादा। अब जब पाई से ज्यादा है तो कितना होता है, 210 डिग्री होता है, और 210 डिग्री क्या होता है बेटा, 180 से ज्यादा होता है। तो ये cos और ये cos इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे, इसे जो 7π/6 है इसे इसकी रेंज में लेके आएंगे। किसकी रेंज में, cos इनवर्स की रेंज में। cos इनवर्स की रेंज 0 से पाई है, कैसे आ जाएगा, मैंने बेटा पेशेंस रख, धुआंधार तरीके से आएगा भाई। कितना आ जाएगा, cos इनवर्स cos कितना आ जाएगा, 7π/6 को लिख सकते हैं बेटा पाई प्लस के π/6, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, आप बोलोगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने रुक बेटा, फिर अब जानता है तू क्या भैया, cos इनवर्स cos पाई प्लस थीटा क्या होता है, ये वाली बात पता है, cos पाई प्लस थीटा कितना होता है, आप बोलोगे भैया माइनस cos थीटा होता है, मैंने लिख दूं, आप बोलोगे धुआंधार तरीके से लिखो भैया, चलते चलो बस दौड़ो भैया, मैं आता है ये वाला चैप्टर बहुत आसानी से। ये कितना हो गया, cos पाई प्लस π/6 कितना हो गया, माइनस के cos π/6 हो गया। अब cos π/6 की वैल्यू सोचो, cos π/6 की वैल्यू आपने याद होगी, cos π/6 होता है आपका 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू होती है बेटा, कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, √3/2 होती है। आपने लास्ट अभी एक कंसेप्ट भी सीखा था कि cos इनवर्स माइनस x कितना होता है, इसे हम लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स √3/2, लिखा हमने √3/2 पाई माइनस। अब ये √3/2 किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी cos पाई अपॉन किसकी बेटा, 6 की है ना, √3/2 माइनस √3/2 थोड़ी होती है, ये प्लस √3/2 होती है, किसकी वैल्यू, cos π/6 की। ठीक है बेटा, अब ये cos से cos खत्म हो जाए, क्योंकि ये π/6 cos इनवर्स की रेंज में होता है, तो यहां से कितना आ गया, पाई माइनस के π/6। जब बेटा सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 5π/6, मतलब ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको आया होगा। हमारे इस क्वेश्चन में प्रायोरिटी ये रहती है कि बेटा जो भी एंगल है ना, ये जो एंगल है 7π/6 इसकी रेंज में आ जाए। ठीक है, अब सवाल है हमारे सामने ये वाला tan इनवर्स tan 3π/4, तो इसके भी बेटा 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन आपको हिट करने हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे भी 3π/4 जो है इसकी रेंज में नहीं है, क्योंकि tan इनवर्स की जो रेंज होती है बेटा कितनी होती है, tan इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से +π/2 के बीच की रेंज होती है। ठीक है, तो यहां पर tan 3π/4 को कन्वर्ट करते हैं किसमें, पाई माइनस π/4 में, कर सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए कि भैया ऐसे कैसे लिख रहे हैं। अब जैसे 135, ये 3π/4 है, अब 3π/4 को डिग्री में चेंज करोगे। अब ये बहुत सारे बच्चे ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया रेडियन को डिग्री में कैसे। अब इनकी नॉर्मल सी बात है, बचपन में 11th में कराओगे नहीं कराओगे, 47 के जमाने में तूने डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में। ठीक है, तो
आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जो 3 पाई बाई 4 होता है उसे पाई माइनस पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से अब जब देखोगे टेन इनवर्स, ये टेन पाई माइनस थीटा कितना आ जाएगा, माइनस टेन थीटा आ जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भैया टेन पाई माइनस थीटा कितना होता है, ये होता है माइनस के टेन थीटा। ये आपकी बेसिक जानकारी है ट्रिग्नोमेट्री की, जो थोड़ा थोड़ा याद करोगे तो समझ में आती चली जाएंगी। सही है भाई। अब देखो यही जो कंसेप्ट आपने यहां लिखा, कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू आपने रखी, सेम यहां करोगे। टेन 45 की वैल्यू रखोगे तो टेन 45 की वैल्यू होती है 1, तो टेन वर्स कितना बन गया, -1। और फिर आपने एक आइडेंटिटी और पढ़ी होगी जो मैं नीचे लिख देता हूं आपको सिखाने के लिए, टेन वर्स माइनस एक्स कितना होता है, माइनस का टेन वर्स एक्स होता है, तो ये माइनस कहां आ जाएगा, आपका बाहर आ जाएगा। तो ये कितना बनेगा, टेन वर्स 1, और टेन वर्स 1 कितना होता है बेटा, पाई बाई 4 होता है। तो फाइनल आंसर क्या दिखेगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो ध्यान रखिए इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं आईटीएफ में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, टिक मार लीजिए सवाल के, सबसे ज्यादा चांसेस है सवाल के आने के। ये सवाल आएगा आपका 3 मार्क्स में असाइन भाई। सवाल दे रखा है आपको एफ एक्स इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 1, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है। तब आपको शो करना है भाई, सवाल तगड़ा है, तब आपको शो करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, आपको शो करना है, ठीक है। तो देखो सिंपल बात है, एफ एक्स आपको ये दे रखा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इस तरीके से, तो एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वाई हो जाएगा बेटा एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दो इस सवाल में, वाई रिप्लेस कर दो। एफ एक्स आपको ये दे रखा है तो एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, जहां जहां एफ एक्स है वहां वहां क्या हो जाएगा बेटा, वाई हो जाएगा। तो कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, ये आपका एफ वाई है, ये आपका एफ एक्स है। क्लियर है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक 1 to 1 बात आपके समझ में आई भाई। हाँ, अब क्या करना है मेरे भाई, अब क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, ये एफ एक्स है और ये एफ वाई है, दोनों का मल्टीप्लाई करो, ये एफ एक्स रहा, ये आपका एफ वाई है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, cos x का मल्टीप्लाई cos y में करोगे, माइनस sin x का मल्टीप्लाई sin y में करोगे, जीरो का मल्टीप्लाई जीरो करोगे, तो आपको ये मिलेगा cos x का मल्टीप्लाई cos y में, माइनस sin x का मल्टीप्लाई sin y में। मल्टीप्लाई करना आप लोगों बच्चों को आता होगा, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई भाई कैसे करते हैं, ठीक है। यहां से देखो, यहां के बाद क्या करना है, अब देखो cos x का मल्टीप्लाई माइनस sin y में करोगे, माइनस sin x का मल्टीप्लाई cos y में करोगे, जीरो का मल्टीप्लाई जीरो में करोगे, तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब cos पहली रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में करोगे तो cos x का मल्टीप्लाई जीरो में, माइनस sin x का मल्टीप्लाई जीरो में, और जीरो का मल्टीप्लाई 1 में करोगे, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, जीरो मिलेगा आपको, ठीक है। सेम जब आप सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेगा मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा, sin x cos y प्लस cos x sin y, ठीक है। जीरो का जीरो में करोगे तो प्लस जीरो आ जाएगा, ठीक है। फिर sin x का मल्टीप्लाई माइनस sin y में करोगे तो माइनस sin x इंटू sin y हो जाएगा, cos x का मल्टीप्लाई cos y में करोगे तो cos x इंटू cos y हो जाएगा, जीरो का मल्टीप्लाई 1 में करोगे जीरो आ जाएगा, तो प्लस जीरो आएगा, उसे लिखने की जरूरत है नहीं। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई थर्ड रो में थर्ड कॉलम में करते हैं, तो sin x का मल्टीप्लाई जीरो में जीरो हुआ, cos x का मल्टीप्लाई जीरो में जीरो हुआ, और जीरो का मल्टीप्लाई 1 में हुआ। तो इस तरीके से हमने क्या करा भैया, मल्टीप्लाई करा। ऐसे ही आप जीरो का मल्टीप्लाई करोगे इसमें इसमें इसमें, तो आपको एक मैट्रिक्स मिल जाएगी एफ एक्स इंटू एफ वाई वाली, ये आपको क्या मिली मेरे छोटे भाई, एक मैट्रिक्स मिली, ठीक है। अब यहां पे हमें छोटी मोटी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की, जो कि लिख रहे हैं, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं cos x cos y माइनस sin x इंटू sin y, ये एक आइडेंटिटी होती है मेरे भाई। किसकी आइडेंटिटी होती है, ये बेटा हालेलुया की तरह आपको याद होनी चाहिए। आइडेंटिटी क्या होती है, cos x प्लस y। भाई साहब जैसे मोर नाचता है ना बिना बारिश के, ऐसा आपका पेपर होना चाहिए बोर्ड एग्जाम का। कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन तगड़ा लॉजिक ये है कि आप ऐसा एकदम तगड़ी लेवल की प्रैक्टिस करो। ये बोर्ड एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन है जो अलग तरीके से आपको लेवल पे ले जाएंगे। एटलीस्ट मैं हमेशा बोलता हूं नेक्स्ट लेवल पे आपको एक क्वेश्चन लेके जाएंगे, जो भी आपको दिखेगा एज इट इज पेपर है। और टॉप 100 क्वेश्चन में मैं आपको बता सकता हूं कि भैया 50% छपता है एनसीईआरटी में एटलीस्ट भाई, कम से कम, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत अनुभव से, और मैं क्वेश्चंस निकाल निकाल के जिनके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा चांसेस हैं आने के, ठीक है। तो बस आपको चीजें देखनी है और एनसीईआरटी के बार बार उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है जो इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनमें कहीं ना कहीं अलग लॉजिक भी लगता है, तो हम क्वेश्चन देख ही लेंगे। और जहां नहीं इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन है, वो तो आप नहीं भी आओगे तो भी आपको आते ही होंगे, ठीक है ना, वो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो साहब ये आपको आइडेंटिटी याद आई, cos x cos y माइनस sin x इंटू sin y, ठीक है। ऐसे ही बेटा जब आप ये करोगे, माइनस ये आपको दिखा, यहां से आप माइनस कॉमन लोगे, पहले इसे लिखो cos x cos y माइनस sin x इंटू sin y। आइडेंटिटी होती है cos a प्लस b की। cos a प्लस b की आइडेंटिटी आपको बेटा याद होनी चाहिए। cos a प्लस b की आइडेंटिटी होती है cos a cos b माइनस sin a sin b।
ये आपकी आइडेंटिटी होती है। तो ये कितना आ जाएगा, ये cos x प्लस वाई होता है। यहां से आप माइनस कॉमन लोगे बेटा, यहां से माइनस कॉमन लोगे तो आपको ये दिखेगा cos x sin y प्लस sin x sin y। बेटा यहां से माइनस कॉमन ले हुए हम सिर्फ कैलकुलेशन अब सॉल्व कर रहे हैं, जो होना था बेटा हो गया, जो बेसिक अब कैलकुलेशन बेसिक मैथमेटिक्स की हम क्या लेने वाले हैं, हेल्प लेने वाले, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना छोटे। ठीक है, तो यहां से माइनस हमने कॉमन लिया, ये आपका जीरो हो गया भाई। क्लियर है। अब ये देखो अगेन आइडेंटिटी है, किसकी आइडेंटिटी है, साइन एक्स प्लस वाई की, साइन एक्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अगेन ये आइडेंटिटी है आपकी साइन एक्स प्लस वाई की। सेम यहाँ पे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो अगेन ये आइडेंटिटी है कॉस एक्स प्लस वाई की। ये जीरो ये जीरो ये जीरो, वो तो आपका रहेगा ही। ठीक है, अब यहां से ये भी आइडेंटिटी बन रही है, देखो आपको साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यहां पे गलती होगी, यहां पे आएगा आपका क्या आएगा, साइन एक्स इंटू है आपका, तो यहां आ जाएगा कॉस वाई। क्लियर, कॉस वाई आएगा। ठीक है, हाँ, तो ये आपकी आइडेंटिटी है बेटा साइन एक्स प्लस वाई की। क्लियर है, ये आपकी आइडेंटिटी है साइन एक्स प्लस वाई की। तो ये आपका बना एफ एक्स इंटू एफ वाई, आपका आइडेंटिटी लगा लोगों के, आपका बना कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0 0 1, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 1। यहां तक हमने मल्टीप्लाई कर, कुछ ज्यादा करा नहीं है, सिर्फ अपनी बेसिक मैथमेटिक्स, जैसे हमने क्लास 11 तक आइडेंटिटी सीखी होंगी कॉस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी की, या फिर साइन ए माइनस बी की, उन्हीं आइडेंटिटी का बेटा हमने क्या करा है, यूज करा है। ठीक है, अब यहां से बेटा आगे देखते हैं, यहां तक तो बात बनी। अब एक बात बताओ, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। मतलब जब एफ एक्स है तो यहां पर एक्स है। ठीक है, अब फील करो किसी ऐसे व्यक्ति ने आके यहां पर क्या कर दिया, जरा चेंज तो देखो यहां से कि ये कितना है, देखो एक्स है, यहां पर आज की डेट में क्या बैठा एक्स प्लस वाई, साइन है तो यहां कितना बेटा साइन एक्स प्लस वाई, ये जीरो है ये जीरो है, यहां कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ये साइन एक्स है तो यहां कितना है साइन एक्स प्लस वाई, ये कितना है कॉस एक्स है तो यहां कॉस एक्स प्लस वाई, बाकी तो सेम है ही है भाई। तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू हुई, ये किसकी वैल्यू, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू हुई। तो हमारा जो प्रूफ करा रहा था या शो करा रहा था, सो हो गया कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिए, आने के बहुत ज्यादा चांसेस है भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सवाल दे रखा है आपको, एक मैट्रिक्स दे रखी है, एक 3 4 -2 और दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 0 1, और आपको रिलेशन दे रखा है ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस के 2 आई। तब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है भाई साहब, तब आपको साहब वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है मेरे छोटे प्यारे भाई छोटे लड्डू। तो देखो एक काम करो, ये आपको दे रखा है ना ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2 आई, तो पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकालो। अब ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर इक्वल होता है ए इंटू ए के। ठीक है, ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है 3 4 -2 3 4 -2 हमने क्या करा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, दोनों मैट्रिक्स का, तो 3 3 9 2 4 8, तो कितना आ गया 9 -8 हो गया। फिर 3 का मल्टीप्लाई -2 में करोगे -6 हो जाएगा, -2 का मल्टीप्लाई -2 में करोगे +4 हो जाएगा। सेम आप फर्दर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी बेटा वो ये आ जाएगी। क्लियर है, मैट्रिक्स ए स्क्वायर आ जाएगा 1 4 -2 -4, हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। अब हमें जो रिलेशन दे रखा था के स्क्वायर इक्वल टू के माइनस 2 आई, हमने उसकी वैल्यू रखी यहाँ पे, हमने उठाया उसे वहां से, यहां हमने ए स्क्वायर की वैल्यू रखी, और के मैट्रिक्स ए जो दे रखी है उसकी वैल्यू रखी मैट्रिक्स ए -2 आई। आई होती है हमारी आइडेंटिटी, मैट्रिक्स होती है मेरे छोटे भाई। ठीक है, इसे सॉल्व करा तो हमारे पास एलएचएस जो चल रही है वो चली रही है। मैंने क्या करा, इस 3 के का बेसिकली मल्टीप्लाई करा आपस में, और ये आपकी एलएचएस बन गई। अब देखो सिंपल सी बात है, किसी भी कांस्टेंट का किसी भी मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी कांस्टेंट का किसी मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई होते हैं, तो उस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट में हो जाता है। फिर ठीक है, मैंने 3 का के का मल्टीप्लाई करा तो ये बना, और फिर दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या कर दिया मेरे छोटे भाई, माइनस कर दिया। तो इतना बेसिक आपको बिल्कुल 100% आता होगा। ठीक है, अब यहां पर दो मैट्रिक्स ये इक्वल बैठ रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता होगा दो मैट्रिक्स जब भी बराबर होती है जब उनका ऑर्डर सेम होता है। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर तो 100% सेम है, तो ऑर्डर सेम होने के बाद उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो ये 4 के किसके बराबर होना चाहिए, इस 4 के बराबर होना चाहिए। तो 4 के इक्वल टू 4, तो यहां से के की वैल्यू क्या मिलेगी, के की वैल्यू मिली मेरे भाई 1। तो यहां से के की वैल्यू कितनी आ रही है 1, ये आपका आंसर है। और इस सवाल को भी तैयार करके जाइए, अच्छा सवाल माना जाता है आपकी एनसीईआरटी का मैट्रिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे ये सवाल भी पूछ सकता है कि किसी भी मैट्रिक्स को वो कन्वर्ट एक्सप्रेस करा सकता है सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में। ये अपने आप में भी बेहतरीन सवाल बन जाता है एग्जाम में कि एक मैट्रिक्स दे रखा है, हमें इसको क्या करना है, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के सम में ब्रेक करना है। तो देखो आपको एक बताता हूं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है तो उसे सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के सम में इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है ये सिमेट्रिक का पार्ट होता है, और 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पार्ट है। ध्यान रखिएगा भाई, ये जो कहानी है सिमेट्रिक की है, और ये पूरा कहानी सिमेट्रिक की है, और ये पूरी कहानी स्क्यू सिमेट्रिक की है। ठीक है, तो मैंने काम करा सही है, तो मैंने जो
मैंने करा लेट पी इक्वल टू, इसको मैंने पी माना, पी इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये जो ए है इसका ट्रांसपोज मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए है, सुनो आराम से बात, 1/2 मैंने लिखा, मैट्रिक्स ए को लिखा और इसके साथ मैंने इस मैट्रिक्स का क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। भाई ये ध्यान रखना, सिंपल कंसेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई साहब। ठीक है, तो ये मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, जब ऐड करेंगे बेटा दोनों, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ए है और ये इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है। आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना बड़े आसानी से जानते होंगे। अगर रो को कॉलम में चेंज कर दे मेरे भाई और कॉलम को अगर रो में चेंज कर देंगे तो जो मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाए उसका क्या निकल आता है, उसका ट्रांसपोज निकल आता है। ठीक है, हाँ। अब ट्रांसपोज ये रहा। अब दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, अब दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है और जब आप दोनों मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही क्या करना होता है मेरे भाई, ऐड करना होता है। यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपको। ये 6 + 6 12 हो गया, ये -2 2 4 हो गया, ये आप ऐड कर लोगे बड़े आसानी से, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई। ठीक है, यहां तक आपने ऐड करा। इसके बाद 2 से क्या लगाना है, डिवाइड लगाना है। और जब 2 से डिवाइड लगाओगे तो डिवाइड लगाने के बाद ये हर एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड, ये 6 हो जाएगा, -2 2, -2 3, -1 2, -1 3, आपका ये क्या हो गया, पी की वैल्यू आ गई। बेसिकली ये जो आया है, ये जो मैट्रिक्स आई है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई है। ठीक है, ये क्या आई बेटा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई है। अब नाउ क्यू जो होगा, वो क्यू जो होता है इसके बराबर मान लेते हैं, ये क्यू इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये जो इक्वेशन 1 में जो मैंने माना, इसे जो फॉर्म 1 माना है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई है। आप करके देख लो भाई, आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके देखो, ये यही मैट्रिक्स आ जाएगी। क्यों, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका जो पी है, पी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मैंने लिखा है ना, इसे मैंने पी के इक्वल माना। और ये क्या है आपका क्यू। ठीक है, और क्यू क्या मैट्रिक्स है, मैंने इसे माना 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए बेटा आपको ये ये दे रखा, अगेन ये आपका ए ट्रांसपोज दे रखा। जब दोनों को माइनस करोगे तो 6 में से 6 माइनस करेगा बेटा 0। जब दोनों मैट्रिक्स को आपस में माइनस करोगे तो एक ये मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी जो कि तो क्यू बराबर एक नल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। अब एक बात बता रहा हूं, अगर ये पी और क्यू को दोनों को आपस में ऐड करोगे ना, ये सी के इक्वल आ जाएगा। पी और क्यू को अगर आपस में ऐड करोगे तो पी मैट्रिक्स आपकी ये रही और क्यू मैट्रिक्स आपकी ये रही। क्यू मैट्रिक्स क्या आपकी नल मैट्रिक्स है और पी मैट्रिक्स आपकी ये रही। जब नल मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो देखो ये किसके इक्वल आ गया, पी प्लस क्यू, ये रहा आपका पी और ये रहा क्यू, दोनों को ऐड करोगे तो वो किसके इक्वल है। इसको गौर से देखो, ये क्या है आपकी मैट्रिक्स ए ही तो है। तो यही तो कहना चाह रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स ए को हम इस तरीके से सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, एक और सवाल देख रहे हैं लेकिन वो सवाल 2/2 का होगा, समझिए, उस सवाल से और अच्छे तरीके से आ जाएगा ये कंसेप्ट आपके समझ में भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हम 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली है। ठीक है, ये बिल्कुल पिछला वाला सवाल ही है, बस आपको प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं ये वाला सवाल। ठीक है, सवाल 2/2 का भी दिख सकता है आपको, 3/3 का भी दिख सकता है। ठीक है, दोनों कैटेगरी के एक एक सवाल में आपको करा देता हूं। ठीक है, इसको इस क्वेश्चन को भी आपको कन्वर्ट करना है स्क्यू और सिमेट्रिक मैट्रिक्स सम में। तो हम जानते हैं लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था a इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश, मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के सब में ब्रेक कर सकते हैं मेरे छोटे भाई। ठीक है, हाँ। अब देखो हम क्या करते हैं, पहला इस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज करा, फटाफट से इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमने ये देखा। ठीक है, लेट p इक्वल टू, इसको मैं p मान लूंगा बेटा, इसको क्या मान लूंगा q, और इन दोनों का सम किसके बराबर आ जाना चाहिए, इस मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाना चाहिए। अगर आ गया तो आपने जो सही जो ब्रेक करा है पी और क्यू को, वो एकदम करेक्ट ब्रेक करा है। ठीक है, ये आ जाना चाहिए पेपर में बिल्कुल 100%, अगर आ गया तो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखो फटाफट से यहां देखो भाई, मैंने इसका ए डैश किया और दोनों को ऐड करा, a प्लस ए डैश करा तो 1/2 मैट्रिक्स ए आपकी ये रही और ए डैश इसका ये रहा। दोनों को ऐड करोगे तो ये दिखेगा और 2 से आप डिवाइड लगा दोगे तो आपको इस तरीके से एक मैट्रिक्स दिखेगी। दो मैट्रिक्स को ऐड करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है भाई। अब ठीक है, क्यू लेट, मैंने फिर से क्यू बराबर माना 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज, ये आपका ए है और ये मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। दोनों मैट्रिक्स को माइनस करोगे तो 3 - 3 0 होता है, 5 में से गया 4 गया, 1 में से गया, ये आपका बन गया। और फिर 2 से आपने डिवाइड करा तो क्यू मैट्रिक्स आपकी ये आ गई। यहां तक भी बेटा कोई दिक्कत नहीं होगी, 100% बोल रहा हूं, कोई दिक्कत हो तो दिल को छू के जाएगी बात बेटा, मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां से क्यू मैट्रिक्स आई ये और पी मैट्रिक्स आई ये, दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करके चेक करो क्या ये इसके इक्वल आ रही। अगर आ रही है तो 100% आपका आंसर एकदम हालेलुया वाला हर तरीके से सही आंसर भाई। अगर नहीं आया तो चेक कर, नहीं तो मोर बिना बिना बारिश के नाचेगा भाई। हाँ, तो P प्लस क्यू इक्वल टू, देखो P आपका ये रहा और Q आपका ये रहा, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करोगे तो ये P है और ये Q है, दोनों को ऐड करो भैया तो 3 0, ये 3 आएगा, 3 + 2 5 आ जाएगा, 3 - 2 1 आ गया और 1 माइनस प्लस 0 कितना आ गया, -1 आ गया। क्या ये मैट्रिक्स यही आ गया? हाँ, अबे देख तो ले, वही तो आ गया। किसके इक्वल आ गया? मैट्रिक्स ए के बराबर आ तो गया, इसमें क्या दिक्कत है? अबे सिस्टम है, सिस्टम हैंग हो रहा है सवाल से, और क्या हो रहा है?
देख तो सही। अबे एलविस यादव भैया नहीं है, सवाल देख लो, बुरा मत मानिए, एलविस का फैन हो तो भाई सवाल देख ले भाई। ठीक है, तो P प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो गया, A आ गया, तो यहां से देख ले और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यही हमें दिखाना था कि मैट्रिक्स को हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में ब्रेक कर दिया। ठीक है भाई, इसके इक्वल आ गया। अगर ये एक इक्वल ही आ रहा है तो आपका करेक्ट आंसर है, जो आपने करा है वो सही करा है, नहीं तो चेक कर ले भाई कहीं गलती करी। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल है आपका, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट, आपको एक मैट्रिक्स फाइंड करनी है और इस तरीके से दिया हुआ है कि मैट्रिक्स एक्स का मल्टीप्लाई और इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इस वाली मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तैयार रखना इस तरीके का सवाल। एक सवाल, दो सवाल दे रखे हैं बेसिकली एनसीईआरटी में इस तरीके से, तो एक सवाल बेटा मैं करा रहा हूं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, और दूसरा अगर आप ऐसे अच्छे सीख लेते हो तो काट ही दोगे सवाल ढंग से भाई। सवाल देखो ये देखेगा, अब हमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हमें मैट्रिक्स एक्स लेट करनी होगी, है ना, कि किस ऑर्डर की मैट्रिक्स हम लेट करें। तो एक बात बताता हूं, ये जो मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है, और इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ए का ऑर्डर है 2/3। क्लियर है भैया। अब इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर कितना है, 2/3, ये भी बात सही है। और मैट्रिक्स एक्स का इस वाली मैट्रिक्स के साथ क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये बात आपको क्लियर होगी कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी होता है जब पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। दो मैट्रिक्स का बेटा इन एक्स और इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी हो पाएगा जब एक्स मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे इस वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमें ये तो पता लग गया कि इसके रो 2 हैं, तो मैट्रिक्स एक्स का कॉलम क्या होगा, 2 होगा। ये वाली बात क्लियर होगी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स से। अब हमें रोज देखना है, हमें इसका कॉलम तो पता लग गए 2। अब एक बात बताओ, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2/3। तो भाई साहब इसमें रो भी कितनी होनी चाहिए, 2 ही रो होनी चाहिए, क्योंकि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल मैट्रिक्स आती है वो इसके कॉलम और इसके रो आते हैं। बेसिक ये आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स का फंडा है। ठीक है भाई, तो मैट्रिक्स एक्स मैंने अपनी तरफ से क्या मान ली छोटे भाई, एबीसीडी मैंने अपनी तरफ से मैट्रिक्स एक्स मान ली, एबीसीडी जिसका ऑर्डर कितना है 2/2 मैट्रिक्स है। अब मैंने मैट्रिक्स एक्स यहां रखी और दोनों का मल्टीप्लाई करा, दोनों का मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करना आपको आ चुका है क्योंकि हम 2-3 सवाल या 4-5 सवाल देख चुके हैं किसके मल्टीप्लाई के रिगार्डिंग। ठीक है, हाँ, तो मल्टीप्लाई करोगे तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरीके से आएगा, और ये इसके इक्वल चल ही रहा था। अब आपने यहां देखा कि एक मैट्रिक्स आई और ये इसके बराबर है, और दो मैट्रिक्स तभी सॉरी भाई, दो मैट्रिक्स बेटा तभी बराबर होती है जब दोनों का ऑर्डर क्या होता है, दोनों का ऑर्डर सेम होता है। ऑर्डर तो सेम है, इसका भी 2/3, इसका भी 2/3। ऑर्डर सेम होने के बाद दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल। मतलब a+4 भी किसके इक्वल होगा, -7 के, और 2a+5 भी किसके इक्वल होगा, -8 के। मैंने यहां रखा सेम c+4d बेटा 2 के इक्वल होगा, और 2c+5d किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। अब यहां से मेरे को सॉल्व करके बेटा किसकी वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करके मेरे को यहां से ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अब इसके बाद तो आप कर ही सकते हो, बेसिकली आपने सीखा होगा बाय एलिमिनेशन मेथड से आप एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हो, डी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया। तो बेसिकली अब ए की वैल्यू निकाली तो 1 आई और बी की वैल्यू -2 आई। सेम जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद डी की वैल्यू 0 आएगी और सी की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो बेसिकली 10th वाले मेथड से हमने दो इक्वेशंस को क्या करा है बेटा, सॉल्व करा है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा देखना भाई, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। अब कोई बच्चा अटक रहा है, वो ये सोच रहा है कि भैया समझा नहीं पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, समझाने वाला पार्ट मेरा ये था, ये वाला पार्ट तेरा है। अगर तू ये भी मेरे से सोचेगा कि ये भी भैया सॉल्व करा दे तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तू समझ ही नहीं रहा, फिर तू किस लेवल पे अटका हुआ है। ठीक है, मेरा जो काम था यहां तक समझाने में, मैंने पूरी एनर्जी लगा दी तेरे को समझाने में, लेकिन तू भी ये सोचेगा कि भैया यहां तो भैया गहरी स्थिति है, उससे बच के रहे भाई तू। ठीक है ना, हाँ, तो आधा काम आपके लिए, क्योंकि जब तक आप इसका यूज नहीं करोगे, जब तक इसे पेन नहीं दोगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, तब तक पूरा मजा आएगा ही नहीं सवाल, और पूरे तरीके से आप सवाल सीख भी नहीं पाओगे भाई। ठीक है, तो ये आपने जब सॉल्व करा तो एबीसीडी की वैल्यू आपकी ये आई, और एबीसीडी की वैल्यू उठा के आप इसमें फॉर्म 1 में रखोगे तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -2 आई, सी की वैल्यू 2 आई और डी की वैल्यू 0 आई। तो ये है आपका मैट्रिक्स एक्स, जो कि आंसर आपका है। क्लियर है, तो इस तरीके का एक सवाल आपको एग्जाम्पल में दे रखा है, तो आप ढूंढिए उस सवाल को करिए। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से एक यूनिक टाइप का सवाल आपको करा दिया जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, एंट्री मारते हैं भाई डिटर्मिनेंट पे। ठीक है, बहुत तगड़े। देखो एक्सरसाइज जो 4.1 है वहां से सिंपल क्वेश्चन है, वहां से बहुत ही कम चांस बनते हैं कि एक सवाल बने। सवाल जो बनता है एक्सरसाइज 4.2 से बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाली एक्सरसाइज है। ठीक है, और एक ही सवाल बनने के सबसे ज्यादा और सबसे मैक्सिमम चांसेस होते हैं। ठीक है, यहां से वो आपसे बोल के आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इस तरीके के सवाल के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि डिटरमिनेंट में यहां से बेटा क्या आ जाए, सवाल आए। ठीक है, तो सवाल आगे देखते हैं बेटा, क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, के की वैल्यू फाइंड करनी है इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, और उस ट्राइंगल का जो एरिया है वो क्या दे रखा है आपको,
4 स्क्वायर यूनिट दे रखा है एंड वर्टिसेस आर, और उस ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का। बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2। समझो, पहले दो सारी चीजें समझाऊंगा। 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये x1 y1, x2 y2 और x3 y3 क्या होते हैं? ट्राइंगल के वर्टेक्स होते हैं भाई। अब ये क्या है? ये है आपकी डिटरमिनेंट। ये क्या है? डिटरमिनेंट। तो बाहर क्या लगा दिया? बाहर लगा दिया मैंने मॉड। मॉड क्यों भैया? क्योंकि बेटा इस डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। तो बाई चांस ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया है, तो बाई चांस ट्राइंगल के एरिया की वैल्यू नेगेटिव आई, तो उस नेगेटिव को तो हम लेते नहीं है, तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने इतना बड़ा क्या लगा दिया भैया? ये बाहर वाला क्या लगा दिया? मॉड लगा दिया। एक्चुअल में एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यही होता है बेटा। ठीक है, हाँ। तो ये पूरा ये डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है। बाई चांस डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए मॉड लगा दिया। ठीक है साहब, हाँ। तो मैंने एज इट इज फॉर्मूला कॉपी करा। अब देखो यहां पे x1 क्या? x1 ये है, x2 क्या है आपका? 4 है, और x3 कितना है? 3, 0। तो मैंने यहां लगाया। y1 कितना है? 0 है। y2 कितना है? 0 है। और y3 कितना है? 1। तो मैंने कोऑर्डिनेट यहां पे लगा दिया। ठीक है बेटा, हाँ। और 1 1 1 इक्वल टू कितना दे रखा है? एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 दे रखा है। ठीक है, अब देखो आपको ये मॉड है। जब मॉड हटाते हैं तो क्या आता है? +-4। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मॉड x इक्वल टू 5 होता है, तो x की वैल्यू क्या आती है? +-5। सेम जब हम मॉड लगाएंगे तो कितना आता है? +-4 आता है। ठीक है, रटने वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग रटाने लग जाते हैं। बेटा जो भी ये वैल्यू है एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसे +-4 के इक्वल लिखो। मैं रूट समझा रहा हूं आपको, इसे समझो आप। ठीक है, हाँ। जब मॉड हटाएंगे तो यहां क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये +-4 आया। ये 1/2 इक्वल टू +-4। जब इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इधर जाके, तो कितना आ जाएगा? +-8। अब क्या करना है? अब बेटा इस डिटरमिनेंट को क्या करना है? ये जो डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। जब सॉल्व करोगे पहली रो के अकॉर्डिंग, तो आ जाएगा k 0 - 2 0 - 2 -0। तो सॉल्व करने के बाद ये जो आपका आएगा, आप सॉल्व कर सकते हो। -2 के +8 इक्वल टू कितना आएगा? +-8 आएगा। क्लियर है? +-8 आया तो एक बार हम प्लस साइन लेंगे, एक बार क्या लेंगे? माइनस साइन लेंगे। बेटा एक बार प्लस साइन लेना, एक बार माइनस। जब प्लस साइन लोगे तो -2 के +8 इक्वल टू 8 आ जाएगा। ये 8 से 8 खत्म हो जाएगा, तो यहां से k की वैल्यू क्या दिखेगी? यहां से k की वैल्यू क्या दिखेगी बेटा? 0 दिखेगी। क्लियर है? और जब आप माइनस साइन लोगे, -2 के +8 इक्वल टू -8, तो -2 के इक्वल टू कितना आ जाएगा? -16। तो यहां से माइनस कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 16 कैंसिल आउट हुआ। तो यहां से k की वैल्यू क्या आई? 16 8 आई। तो यहां से k की दो वैल्यू मिली आपको, 0 और 8। ठीक है, तो दोनों आपकी वैल्यू है k की। तैयार रखिए इस तरीके का सवाल, बहुत ज्यादा चांसेस है आपसे पूछा जाए सवाल। ठीक है, उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। सवाल भाई साहब, इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल, इस तरीके के सवाल मैं श्योरिटी बोलता हूं कि ये सवाल आपके एग्जाम में 100% दिखता है। 5 नंबर में एक ये सवाल करा रहा हूं, और इससे एक और इंपॉर्टेंट सवाल आपको करा रहा हूं। ये 2 सवालों की आप तैयारी 100% करके जाइए, आपसे सवाल पूछेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स को मिला के टोटल 10 नंबर का आता है। तो 5 नंबर तो यही से बन जाता है भाई एक सवाल। ठीक है, या फिर 5 नंबर का यहां से बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन बनता है, और सिस्टम मिल जाता है भाई बोर्ड एग्जाम का। ध्यान रखना, सवाल तगड़ा आता है। 5 नंबर में फंसेगा ये सवाल। यहां से देखो क्या है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलेगा। बेसिकली वो आपसे क्या निकलवाएगा? वो आपसे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकलवाएगा। ठीक है, 3 इक्वेशन देके जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है पीवोट नहीं हुए तो पीवोट के लिए तैयार कर लो सवाल। हो गए तो 100% इस तरीके का सवाल आपको दिखा होगा भैया। ये नहीं तो से अगला वाला सवाल दिखेगा, और 100% दिखेगा 5 नंबर में भाई। लड्डू की तरह आपके 5 नंबर तो पक्के कंफर्म आज की क्लास से। देखो भाई, पहले क्या करते हैं, हम एक a बराबर एक मैट्रिक्स बनाते हैं इनके कोफिशिएंट से। 3 कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बनाएंगे। 3 - 2 3, 2 1 -1 और 4 -3 2। और x जो है एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, कॉलम मैट्रिक्स XYZ, और b एक मैट्रिक्स दे रखिए 8 1 4। क्लियर है? अब यहां से हमें क्या करना है? पहले हम इस डिटरमिनेंट के, इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे कि भैया डिटरमिनेंट क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना जरूरी है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब होती है? ये बात समझ में आ रही है आपके? अगर किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, जैसे यहां पर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? -17 आ रही है, जो कि 0 के बराबर नहीं आ रही, तो अतः हेंस इसका जो इनवर्स करेगा बेटा वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसका इनवर्स क्या करेगा बेटा? एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली -17, और ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो भाई साहब इसका इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, हाँ। क्लियर है साहब? बिल्कुल क्लियर। अब क्या करते हैं, इसके माइनर निकालते हैं। देखो माइनर निकालोगे तो 3 का माइनर, M11 का मतलब पहली रो पहले कॉलम का माइनर, 3 का माइनर निकालोगे, 3 का माइनर -1 आएगा। -2 का माइनर निकालोगे, तो इस तरीके से मैंने माइनर निकाल दिए। ठीक है ना? हाँ, हर एक एलिमेंट का आपको माइनर निकाल के दिखा दिया। आप चाहो तो पेपर में निकाल के दिखा सकते हो, लेकिन इतना काम तो आपको पेपर में जरूर करना पड़ेगा। या तो माइनर निकाल दिए, या फिर
कोफैक्टर वाले एलिमेंट्स। मैंने आपको समझाने के लिए हर एक माइनर निकाल के दिखा दिया, माइनर निकाल के दिखा दिया, और यहां पर बेटा क्या है आपके, ये कोफैक्टर्स हैं। जैसे इसका कोफैक्टर क्या है, A11 का जो कोफैक्टर एलिमेंट होगा वो -1 होगा। क्लियर है? यहां से देखो, हम सिंपल से एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, MIJ इक्वल टू -1 की पावर I प्लस जे इंटू, सॉरी ये फॉर्मूला होता है आपका, यहां देख लीजिए, AIJ इक्वल टू -1 की पावर I प्लस जे इंटू MIJ। ठीक है, जैसे आपको A11 निकालना है तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 1 M11। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले से कोफैक्टर के एलिमेंट्स भी निकाल सकते हो। तो यहां से ये काम आप देख लीजिए। अब बोलोगे भैया आप बच रहे हो, भाई बच नहीं रहा, ये सवाल इस तरीके के हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके के सवाल आपने जरूर देखे होंगे आपने, है ना। बेसिकली ये तो आपने निकाले ही होंगे एलिमेंट्स, किसके, माइनर और कोफैक्टर। नहीं तो मैंने आपको दिखा दिया, माइनर निकाल सकते हो 3 का माइनर इस तरीके से, और कोफैक्टर जैसे मेरे को ये वाला एलिमेंट चाहिए A11, तो यहां पर A11 रखोगे तो -1 की पावर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1, और M11 तो -1 की पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और यहां पर कितना आ जाएगा M11 की वैल्यू कितनी है, -1, तो A11 कितना आ गया, -1। ऐसे ही आप सारे एलिमेंट्स निकाल सकते हो। क्लियर है? यहां तक आप देखो। अब क्या करना है, ये एलिमेंट्स मेरे आ चुके हैं सारे के सारे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने एक मैट्रिक्स ली कोफैक्टर। अब ये जो एलिमेंट है ना, ये जो एलिमेंट आए हैं किसके, कोफैक्टर के, इनसे एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। ये सारे मैंने क्या बना ली, मैट्रिक्स बना दी 3x3 की। इस तरीके से मैंने सारे एलिमेंट यहां बिछा दिए, तो ये क्या बन गई, मेरी कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गई। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारी बन गई है। अब एक और बात होती है, हमें चाहिए होता है एडजॉइंट। अब एडजॉइंट ये क्या होता है कि जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होती है ना भाई साहब, उसका अगर ट्रांसपोज कर दो बेटा, उसका क्या कर दो, ट्रांसपोज, तो हमें क्या मिल जाता है, एडजॉइंट ए। तो अगर ये जो सी आया इसका मैं ट्रांसपोज कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए हमारे ये आ गया। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है ए इनवर्स का। ए इनवर्स जो बराबर होता है किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। एडजॉइंट ए आपका ये रहा, और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी है, -17। तो यहां से ये मेरा क्या आ गया, ए इनवर्स। अपने आप में ये भी एक सवाल बन जाता है कि किसी भी मैट्रिक्स का आपसे क्या निकलवाता है, इनवर्स निकलवा लेता है। इनवर्स निकालने के लिए आपको यहां तक ये सब काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एडजॉइंट ए निकालना होता है। एडजॉइंट ए में डिटरमिनेंट ए का वैल्यू लगा दो तो क्या आ जाता है मेरे भाई, उस डिटरमिनेंट ए के उस मैट्रिक्स का क्या आ जाता है, इनवर्स आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर मेरे से छोटे भाई इनवर्स आया, लेकिन हमसे वो क्या पूछ रहा था, हमसे एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछ रहा था। तो यहां से हम एक नाउ एक्स इक्वल टू बी होता है, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इनवर्स बी हो जाएगा। यहां से हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनता है, तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बेटा हम निकाल चुके हैं। ए इनवर्स हमारा ये रहा, और बी क्या है बेटा, बी हमारा ये रहा। ठीक है, बी हमारा 814 ये रहा। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो -17 -34 -51 बचेगा, और -17 का जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 123 आ जाएगा। अब ये बेटा 123 आएगा, तो ये मैं थोड़ा मिटा रहा हूं, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी कर लीजिए। ठीक है, चलिए ये मैंने मिटाया। अब यहां से जो x है बेटा किसके इक्वल आ गया, x आ गया मेरा 123 के, और x एक्चुअल में था किसके इक्वल, x था आपका एक्स वाई जेड के इक्वल टू 123। तो यहां से बेटा x की वैल्यू क्या दिखेगी, x की वैल्यू 1 दिखेगी, y की वैल्यू 2 दिखेगी, z की वैल्यू 3 दिखेगी। ये सवाल है आपका, यहां से पूछ सकता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। बेसिकली एक्स वाई जेड की वैल्यू आपसे 100% पूछेगा। और भाई साहब इस क्वेश्चन पे आप जितने स्टार लगा सकते हो लगाओ, और इस क्वेश्चन को जितनी आप बात देख सकते हो देखो, क्योंकि इस सवाल की कंफर्मेटी सबसे ज्यादा होती है बोर्ड एग्जाम में आने की। और इससे एक जो सवाल है उसमें भी सेम ही कंसेप्ट लगाना है हमें, बेसिकली ए इनवर्स निकालना है, और इसी कंसेप्ट पे चलेंगे, और थोड़ा उस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी देख लेंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, उसमें बस थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन को डिजाइन करके जाता है, इसीलिए मैं आपको करा रहा हूं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है, एक बार नहीं आया दोबारा इस क्वेश्चन को समझिए। माइनर नहीं आ रहा, माइनर निकालिए, कोफैक्टर नहीं आ रहा, कोफैक्टर निकालिए, हर एक चीज को अच्छे से देखिए, बेसिक सीखिए, तगड़े तरीके से देखिए, तभी जाके बात बनेगी मेरे भाई। ठीक है, इस सवाल का 5 नंबर में लिख लीजिए, इस सवाल को भाई जरूर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक का जो है, क्योंकि ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा वहां डर जाता है सवाल देख के। यहां तो भी बच्चे को आइडिया लगता है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी, वहां बच्चा लगी सदमे में चला जाता है कि भैया क्या निकालना है इसमें। ठीक है, तो सवाल को भी देखते हैं आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल आपको जरूर बोर्ड एग्जाम में परेशान कर सकता है, इसीलिए ये सवाल मैं आपको लेके आया हूं। और एक साथ मैंने आपको ये सवाल नहीं दिया, पिछले सवाल में सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कराया, इसमें थोड़ा आपसे पूछ रहा है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है ये, देन फाइंड ए इनवर्स। इस मैट्रिक्स का क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है यूजिंग ए इनवर्स। इसका इनवर्स का यूज करते हुए हमें इसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन की क्या निकालनी है, वैल्यूज निकालनी है। देखो एक सिंपल सी बात है, ये कुछ नहीं दे रखा, ये वही मैट्रिक्स है। देखो 2 -3 5 3 2 -4 और 1 1 -2 दे रखा है।
इन्हीं से जो लास्ट सवाल में क्वेश्चन में जो करी थी वहां पे आपको नहीं देखे गया था मैट्रिक्स, यहां पर देखे गया है, वो बना के देखे गया है। तो लास्ट सवाल में और पिछले वाले सवाल में कोई फर्क नहीं है, इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। ये जो मैट्रिक्स है इसके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बनी हुई है, देख सकते हो भाई 2 - 3 5 इस तरीके से, ठीक है। तो हम पहले इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई बेटा, -1 आई, ठीक है। हाँ, तो -1 आने के बाद बेटा क्या करना है, इसके बाद मेरे को देखो मैंने डायरेक्ट पिछले सवाल में आपको माइनस दिखाए थे और कोफैक्टर दिखाए थे, यहां सीधे मैंने क्या निकाला, कोफैक्टर निकाल के रख दिए भैया। कोफैक्टर निकालने आने चाहिए सबको, ठीक है। मैंने कोफैक्टर यहां निकाल के रख दिए, ठीक है। कोफैक्टर निकालने के बाद हमने एक मैट्रिक्स कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाई है इनके एलिमेंट से, ठीक है साहब। ये आपकी एक मैट्रिक्स बन गई एलिमेंट से, इन एलिमेंट से। अब हम जानते हैं कि अगर जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज कर दे मेरे भाई, तो उसका ट्रांसपोज करने के बाद ये जो मैट्रिक्स बनती है वो हमें क्या मिलता है, एडजॉइंट ऑफ ए बनता है, ठीक है। हाँ, अब ये हमारे पास एडजॉइंट ए मिल गया और ए इनवर्स होता है हमारे पास एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए होता है आपका एडजॉइंट ए आपका ये रहा, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बेटा यहां से -1 है, -1 रखी और -1 का बेटा मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा, -1 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ए इनवर्स मिल गया। यहां तक आपके 3 नंबर कंफर्म हो चुके हैं, ठीक है। यहां तक आपके इससे सवाल में 3 नंबर कंफर्म हो चुके हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। बेसिकली आपसे किसकी वैल्यू निकलवा रहा है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकलवा रहा है। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, हमें एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, बी दे रखा है। तो हम जानते हैं एक्स इक्वल टू कितना होता है, ए इनवर्स बी। और ये जो बी होता है, जो इक्वल में जो कांस्टेंट पड़े होते हैं इसकी वैल्यू होती है, जैसे 11 -5 -3 इसकी वैल्यू होगी। ए इनवर्स हम निकाल ही चुके हैं ये रहा, और बी हमारे पास ये रहा, ठीक है। और हमारे पास एक्स जो होता है वो एक्स वाई जेड होता है। तो ए इनवर्स की वैल्यू ये रही और बी आपका ये रहा। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे जीरो का इस तरीके से सॉल्व करके मल्टीप्लाई करोगे, जीरो हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 2 3 आ जाएगी। और एक्स हमारा एक्स वाई जेड है, तो यहां से सॉल्व करने के बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आई, 1 2 3 आई। अब देखो ये प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चंस बता रहा हूं कि क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और इनको समझा रहा हूं, ठीक है। इतना सफिशियंट है भाई। और बाकी आपकी जो अभी तक की तैयारी होगी उसे धूम धड़ाके से आप करो, और जितना उस लेवल को आप नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हो बोर्ड एग्जाम में, उतनी ही आपको तगड़ी मेहनत मिलने वाली है, तगड़े आपके मार्क्स आएंगे और नेक्स्ट लेवल आपके मार्क्स देखेंगे, ठीक है। और क्योंकि जो हमारे पास बीच में दिन है 6 या 7 दिन मिल रहे हैं, उसमें आप कूल तरीके से बैठो और आराम से एंजॉय करो 6 या 7 दिन को। उसमें कोई ज्यादा बसड़बाजी पैदा नहीं होनी चाहिए कि भैया ये हो गया। आराम से कूल तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, नॉर्मल तरीके के मजे चल रहे हैं। बट इन सारी वीडियोस को जो मैं डाल रहा हूं 100 टॉप मोस्ट 100 जो भी क्वेश्चन है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इन्हें आप सारी वीडियोस को कंप्लीट करो। और पार्ट वाइज में लेके आने का यही कारण है, हो सकता है देखो ये पार्ट बहुत लंबा चला गया क्योंकि इस पार्ट में मैंने 3 चैप्टर्स कंप्लीट करे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। इन तीनों चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए। और यहां से मैं बोल रहा हूं आज के चैप्टर से भाई 100% आपका 15 नंबर का कंफर्म है भैया। बात जो भी है ना तैयार करके जाओ भाई साहब। 10 नंबर का 100% मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से है, 3 नंबर का वहां से मान लो आपका 13-14 नंबर का कंफर्म है। आपको एक सवाल जरूर दिखेगा, बट आपको एंड तक देखनी है वीडियो, पढ़ाई करनी है अच्छे से। यही मैं चाहता हूं और यही आप चाहते हो कि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से मेहनत आए, क्योंकि आप पूरे 1 साल से भाई मेहनत कर रहे हो। और ये जो मेहनत है इसके पीछे सबकी मेहनत है, आपके टीचर्स की मेहनत है और सबसे इंपॉर्टेंट आपके पेरेंट्स की मेहनत है भाई, ठीक है। और आप तो अपनी एनर्जी लगा ही रहे हो दंग नेक्स्ट लेवल से, ठीक है भाई। तो काफी मैं भी एनर्जी से पढ़ा रहा हूं आपको आपके एग्जाम्स के लिए। तो भैया एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई साहब, मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से मेरे 1K सब्सक्राइबर करा दीजिए। और क्योंकि हमें ना लाइव आने का मौका मिल जाएगा, फिर लाइव जब आएंगे तो मैं आपके लाइव डाउट्स ले पाऊंगा और उन्हें अच्छे से दूर भी कर पाऊंगा। अगर आपको भी डाउट्स आ रहा होगा तो प्लीज भाई जितने भी आपके दोस्त हैं उन्हें शेयर कर दो जल्दी से जल्दी भाई, इतना आप काम कर दो। फिर 1 to 1 अपन लाइव मिलेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी आपके मन में डाउट होंगे वो कमेंट सेक्शन में नहीं, आपके सीधे मेरे और आपके सीधे 1 to 1 डाउट होंगे। लेकिन ये सारे चैप्टर्स आपको बहुत तगड़े तरीके से करने हैं जो मैं आपको PYQ की फॉर्म में डाल रहा हूं, और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो देखनी है। हो सकता है ये वीडियो आपको 1 घंटे से ज्यादा तक की हो जाए, लेकिन भाई घबराना नहीं है, 1 घंटे बैठ सकता है ना पढ़ाई करने के लिए। जब 1 घंटे जब पढ़ाई करने के लिए बैठेगा तो 3 घंटे एग्जाम में कैसे बैठेगा। तो बैठ एक जगह सिटिंग लेवल बैठा भाई, चेयर टेबल डाल, वहां बैठो आराम से 1 घंटे एटलीस्ट पढ़ो भाई, ठीक है ना। ये रहा भाई मेरा अपना 100%, और आप भी 100% दीजिए भाई, ये है। और टेक केयर, बाय बाय, और अपना ख्याल रखिए भाई। इस समय ठंड आने वाली है तो भाई ठंड में पढ़ना है, रजाई में नहीं जाना भाई। 10 मिनट नहीं सोने जा रहा कि भाई 10 मिनट सो लूं, वो काम नहीं करना। आराम से बैठो, पढ़ाई करो। 2 महीने आपके पास, दिसंबर जनवरी फरवरी में आपके और सब्जेक्ट्स ऐसे हो गए, हिंदी इंग्लिश की तैयारी करोगे। अभी आप मस्त तरीके से पढ़ाई करो जितनी कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, ख्याल रखिए भाई। थैंक यू, वेलकम।